अक्सर ना जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो वहाँ एक तरह की सटीकता की उम्मीद होती है। मतलब बिल्कुल इंजीनियरिंग की तरह। हाँ बिल्कुल। वो एकदम सीधा होता है। है ना। अगर हाथ की हड्डी टूटती है तो एक्सरे मशीन में वो टूटी हुई सफेद लाइन साफ दिख जाती है और डॉक्टर बस इशारा करके कह देता है कि भाई समस्या बिल्कुल यहाँ है। सही कहा आपने। चीजें या तो टूटी हैं या नहीं। हमें ना चीजों को देखना, मापना और उन्हें अलग अलग खांचों में बांटना पसंद है। इससे समस्या को सुलझाने में एक तसल्ली मिलती है। लेकिन जब हम शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं, बाल विकास और कक्षाओं में बच्चों की सीखने की दुनिया में कदम रखते हैं, तो अचानक ना वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। एकदम धुंधला परिदृश्य हो जाता है। बिल्कुल। हम एक ऐसे डायग्नोस्टिक परिदृश्य को देख रहे हैं जो सच कहूं तो बहुत ही धुंधला है और यही आज की इस विस्तृत चर्चा का मुख्य बिंदु है। हाँ, जिसे हम आमतौर पर स्कूलिंग बनाम लर्निंग का संकट कहते हैं। मतलब उपस्थिति बनाम वास्तविक सीख का संकट। स्कूलों में बच्चों का नामांकन या एनरोलमेंट तो बहुत तेजी से बढ़ा है, हाजिरी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वे वास्तव में कुछ सीख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अंतर है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और इसे सिर्फ शिक्षा जगत की समस्या मान लेना बहुत बड़ी भूल होगी। जरा सोचिए, अगर भविष्य की आधी वर्कफोर्स बिना बुनियादी गणित या पढ़ने की क्षमता के स्कूलों से बाहर आ रही है, तो उन स्टार्टअप्स और उस पूरी अर्थव्यवस्था का क्या होगा जिसे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं? कोई बुनियादी नहीं बचेगी। सही बात है। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं, जिनमें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स हैं, राइज प्रोग्राम के शोध हैं, निपुण भारत के जमीनी आंकड़े और भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के दस्तावेज शामिल हैं। और ये सारे दस्तावेज ना इसी संकट की गहराई को खोल कर रख देते हैं। बिल्कुल। इस चर्चा का मिशन ही ये समझना है कि इतना बड़ा संकट हमारी आंखों के सामने होते हुए भी अदृश्य क्यों है, वैश्विक मानकों और स्थानीय हकीकत में क्या टकराव है और कक्षाओं के भीतर असल में क्या व्यवहारिक बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल यही है कि अगर ये संकट इतना बड़ा है, लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर है, तो इसे किसी आपातकाल या इमरजेंसी की तरह क्यों नहीं देखा जाता? इसका जवाब ना सीधे तौर पर नीतियों के मनोविज्ञान से जुड़ा है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये सेलियंस यानी दृश्यता और प्राथमिकता के सिद्धांत में छिपा है। सेलियंस मतलब जो चीजें सामने दिखाई देती हैं। हाँ बिल्कुल। राजनीति और सार्वजनिक नीति की दुनिया का एक कड़वा सच ये है कि जो चीज दिखती है उसी पर सबसे ज्यादा बात होती है और उसी पर पैसा खर्च होता है। अच्छा, जैसे कि स्कूल की नई इमारतें या यूनिफॉर्म। एकदम सही। एक स्कूल की नई चमचमाती इमारत, मिड डे मील का बंटना, बच्चों को मिलने वाली मुफ्त साइकिलें या शिक्षकों की नई भर्ती, ये सब बहुत ही दृश्य चीजें हैं, विजिबल हैं। हाँ, क्योंकि कोई भी राजनेता चुनाव के समय अपने वोटरों को ये चीजें आसानी से दिखा सकता है कि देखिए हमने ये सब किया है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ एक बच्चे का बुनियादी गणित न समझ पाना या तीसरी कक्षा में होकर भी दूसरी कक्षा की कहानी न पढ़ पाना, यह एक पूरी तरह से अदृश्य कमी है। इसका कोई एक्सरे नहीं होता है ना? यही तो बात है। हमारे स्रोतों के अनुसार यही कारण है कि भारत में राज्य सरकारों का 79% से लेकर 95% तक का शिक्षा बजट केवल इनपुट्स पर खर्च होता है। बाप रे, 95% तक सिर्फ इनपुट्स पर? हाँ, मतलब शिक्षकों का वेतन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्हीं सब पर। इसका बच्चों के वास्तविक नतीजों या आउटकम से कोई सीधा संबंध नहीं होता। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे जिम की भारी भरकम फीस भर देने, नए और महंगे जूते खरीद लेने और जिम की शानदार बिल्डिंग देखकर ये मान लेना कि फिटनेस आ गई। बहुत ही सटीक उदाहरण है यह। मतलब सिर्फ जिम की सदस्यता ले लेने से कोई फिट नहीं हो जाता, पसीना तो बहाना ही पड़ेगा ना। यहाँ स्कूल में दाखिला लेना सिर्फ जिम की मेंबरशिप है और असल में पसीना बहाना वो लर्निंग है जो हो नहीं रही। और माता पिता भी अक्सर स्कूल की गुणवत्ता का आकलन उसकी इमारत या रंग-रोगन से करते हैं, क्योंकि वो इस सीखने की कमी को माप नहीं पाते। लेकिन मुझे यहाँ एक बात खटक रही है, क्या राष्ट्रीय स्तर पर जो नीतियां बनती हैं और जमीनी स्तर पर जो लागू होता है, उसके बीच एक बहुत बड़ी खाई नहीं है? 100% है। राइज प्रोग्राम के शोध में ये बहुत स्पष्ट रूप से सामने आया है। कागज पर नीतियां बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब वे जमीन पर पहुंचती हैं तो उनका फोकस भटक जाता है। वो कैसे? देखिए, स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों की बैठकों में भी चर्चा अक्सर टूटी हुई दीवारों पर होती है। इस पर नहीं कि कितने बच्चे जोड़ घटाव कर पा रहे हैं,
सेलियंस की कमी के कारण सिस्टम में एक तरह का भ्रम पैदा हो जाता है। मतलब लोग असली मुद्दे को छोड़कर बाहरी दिखावे में उलझे जाते हैं। हाँ, और जब अचानक से कोई सर्वे या डेटा सामने आता है कि स्थिति बहुत खराब है, तो अक्सर अधिकारी या तो हैरान रह जाते हैं या उसे सिरे से खारिज कर देते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि हमने तो इतना पैसा खर्च किया है, फिर ये नतीजे खराब कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल, शोधकर्ता इसे एक मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक बाधा मानते हैं। यह स्वीकार करना कि शिक्षा प्रणाली बच्चों को बुनियादी चीजें भी नहीं सिखा पा रही है, राजनीतिक रूप से बहुत जोखिम भरा होता है। तो चूंकि सीखना अपने आप में अदृश्य है, इसलिए हम इसे मापने की कोशिश करते हैं। दुनिया भर में इसके लिए अलग अलग पैमाने बनाए गए हैं। वर्ल्ड बैंक ने भी एक पैमाना बनाया है ना? हाँ, लेकिन स्रोत बताते हैं कि इससे लेकर एक बहुत बड़ा विवाद है। कैसा विवाद? विवाद इस बात पर है कि क्या मापा जावा है, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कि कौन माप रहा है। वर्ल्ड बैंक ने लर्निंग पॉवर्टी यानी सीखने की गरीबी नाम की एक अवधारणा पेश की है। अच्छा, और इसका पैमाना क्या है? इसका पैमाना यह है कि क्या कोई बच्चा 10 साल की उम्र तक अपनी उम्र के हिसाब से एक साधारण पाठ पढ़कर समझ सकता है। सुनने में तो ये काफी बुनियादी और सही लग रहा है। हाँ, लेकिन वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार भारत में 56% बच्चे 10 साल की उम्र तक ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए वो ग्लोबल प्रोफिशिएंसी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। 56%? ये आंकड़ा सच में डराने वाला है। पर एक मिनट रुकिए, मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। क्या? मैं स्रोतों में दी गई आलोचनाओं को देख रही हूँ, जहाँ डेविड आर्चर जैसे कुछ विशेषज्ञों ने इन वैश्विक पैमानों पर सवाल उठाए हैं। लेकिन गणित तो गणित है ना, चाहे बच्चा पेरिस में हो या पंजाब के किसी गांव में, 2 और 2 तो 4 ही होंगे। बिल्कुल। तो फिर एक ग्लोबल टेस्ट या मानकीकृत परीक्षण का इस्तेमाल करने में हर्जी क्या है? देखिए, ये तर्क सुनने में बहुत तार्किक लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत में ये बहुत सी जटिलताओं को नजरअंदाज कर देता है। जैसे कि? आलोचकों का तर्क है कि जब विकसित देशों के मानकों को विकासशील देशों पर थोपा जाता है, तो ये उस देश की संरचनात्मक असमानताओं को पूरी तरह अनदेखा कर देता है। संरचनात्मक असमानताएं मतलब स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज। हाँ, 2 और 2 4 जरूर होते हैं, लेकिन क्या वो बच्चा कुपोषण का शिकार है? क्या वो पहली पीढ़ी का शिक्षार्थी है जिसके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है? ये बातें तो एक ग्लोबल टेस्ट नहीं पकड़ पाएगा। और क्या वो स्कूल में ऐसी भाषा में पढ़ रहा है जो वो घर पे नहीं बोलता? इन वैश्विक परीक्षणों में अक्सर एक छुपी हुई औपनिवेशिक सोच या कॉलोनियल लॉजिक होता है, जहां एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान तय कर रहा होता है कि दुनिया भर के बच्चों को क्या सीखना चाहिए। ओह, अब मैं समझ रही हूँ। तो ये सिर्फ विषय की बात नहीं है, बल्कि उस संदर्भ की बात है जिसमें शिक्षा दी जा रही है। एकदम सही। मैंने स्रोतों में एक बहुत ही अजीब विरोधाभास देखा जो आपके बात को पुष्ट करता है। पाकिस्तान का उदाहरण लेते हैं। हाँ, पाकिस्तान वाला डेटा बहुत दिलचस्प है। वहां की एक स्थानीय संस्था असर के 2018 के डेटा के अनुसार 56% बच्चे 5वीं कक्षा में कहानी पढ़ सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक का सूचकांक कहता है कि पाकिस्तान में केवल 25% बच्चे ही ऐसा कर सकते हैं। ये अंतर इतना बड़ा कैसे हो सकता है? यही वो विरोधाभास है जो पूरी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है। स्थानीय परीक्षण जैसे कि असर अक्सर स्थानीय भाषाओं, स्थानीय कहानियों और बच्चों के परिवेश को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। मतलब वे उस चीज का टेस्ट लेते हैं जो बच्चे असल में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते और समझते हैं। बिल्कुल, वे ये देखते हैं कि बच्चा अपने माहौल के हिसाब से क्या सीख पाया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण एक ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश करते हैं ताकि वे अलग-अलग देशों की तुलना कर सकें। तो ये डेटा तुलना करने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन शायद सुधार करने के लिए इतना काम का नहीं है। यही बात है, कई बार ये स्थानीय नीति निर्माताओं को ये नहीं बता पाता कि उनके देश की विशिष्ट स्थिति में सुधार कैसे किया जाए। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर इन वैश्विक पैमानों में कमियां हैं और वे स्थानीय हकीकत को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो हमें ये देखना होगा कि भारत अपनी राष्ट्रीय नीतियों के जरिए इन चुनौतियों का सामना कैसे कर रहा है। भारत की रणनीति इस मामले में काफी अलग है। तो भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 इस अदृश्य संकट से निपटने के लिए क्या कर रही है? NEP 2020 की सबसे अच्छी बात यह है कि ये इस बात को बिना किसी झिझक के स्वीकार करती है कि भारत एक लर्निंग क्राइसिस का सामना कर रहा है। मतलब समस्या को मान लेना ही समाधान का पहला कदम है। हाँ, इस नीति का सबसे बड़ा फोकस फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यानी बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर है, जिसे FLN कहते हैं। FLN।
नीति साफ कहती है कि जब तक बच्चे बुनियादी रूप से पढ़ना और गणित नहीं सीखेंगे तब तक आगे के भारी भरकम सिलेबस का कोई अर्थ नहीं है। और इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है बहुभाषिकता और मातृभाषा का इस्तेमाल। मातृभाषा वाला ये बिंदु बहुत अहम है। भारत के असर 2018 का एक डेटा है जो सच में दिल दहला देता है। आप उस रीडिंग वाले डेटा की बात कर रही हैं? हाँ, ग्रामीण भारत में कक्षा 5 के 52.2% बच्चे कक्षा 2 का पाठ अपनी ही भाषा में नहीं पढ़ सकते। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा गैप है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी को मैनुअल कार चलाना सिखा रहे हो और आपका इंस्ट्रक्टर ऐसी भाषा में निर्देश चिल्ला रहा हो जो आपको आधी अधूरी समझ आती है। बहुत सही उदाहरण है। आपका दिमाग उन शब्दों का अनुवाद करने में ही इतनी ऊर्जा जला देगा कि क्लच और गियर समझने के लिए आपके पास मानसिक क्षमता या जिसे हम कॉग्निटिव बैंडविड्थ कहते हैं बचेगी ही नहीं। बच्चा विषय से तो बाद में जूझेगा, पहले तो वो भाषा से ही लड़ रहा है। ये कॉग्निटिव लोड यानी मानसिक भार का बहुत ही सटीक उदाहरण है। जब बच्चा किसी अपरिचित भाषा में सीखता है तो उसका दिमाग दोहरी मेहनत कर रहा होता है। तो एनईपी इस भार को कम कैसे कर रही है? इसी वैज्ञानिक तथ्य को ध्यान में रखते हुए एनईपी 2020 ये सिफारिश करती है कि कम से कम ग्रेड 5 तक शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। जो कि बहुत तार्किक है। बिल्कुल। शोध बताते हैं कि जब बच्चे अपनी मातृभाषा में बुनियादी चीजें सीखते हैं तो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेहतर होता है और उनका स्कूल से एक जुड़ाव महसूस होता है। लेकिन भारत जैसे देश में जहां हर कुछ किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, इसे लागू करना तो बहुत मुश्किल होगा। हाँ, ये आसान नहीं है। शिक्षकों का प्रशिक्षण और स्थानीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों की कमी आज भी बड़ी रुकावटें हैं। तो नीतियां कागज पर बहुत अच्छी हैं, विजन एकदम स्पष्ट है, लेकिन जब हम उस मैनुअल कार से बाहर आते हैं और एक असली क्लासरूम में जाते हैं तो वहाँ असल में क्या हो रहा है? वहाँ की स्थिति काफी अलग है। स्रोतों के अनुसार भारतीय कक्षाओं में 70% समय बर्बाद हो रहा है। हाँ, और ये बर्बादी रटने वाली पुरानी व्यवस्था के कारण है। हमारे स्रोतों से पता चलता है कि 70% समय पारंपरिक शिक्षण में खर्च होता है। शिक्षक ब्लैकबोर्ड पर लिखता है और बच्चे उसे बिना समझे कॉपी करते हैं। मतलब सिर्फ उतार लेना ही पढ़ाई मान ली जाती है। बिल्कुल। अक्सर कक्षाओं में कई स्तरों के बच्चे एक साथ बैठे होते हैं, लेकिन सिस्टम इतना कठोर है कि शिक्षक केवल अपना सिलेबस पूरा करने की भागदौड़ में लगा रहता है। वह ये नहीं देखता कि बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस गतिरोध को तोड़ने के लिए कुछ बहुत ही शानदार व्यावहारिक हस्तक्षेप किए जा रहे हैं। इनमें से एक सबसे प्रभावी तरीका है टीचिंग एट द राइट लेवल, जिसे टार्ल भी कहा जाता है ना? हाँ, टार्ल। ये टार्ल असल में काम कैसे करता है? क्योंकि सुनने में तो ये सिर्फ बच्चों को अलग अलग बैठाने जैसा लगता है। नहीं, ये सिर्फ अलग बैठाना नहीं है, ये पूरी उम्र आधारित शिक्षा प्रणाली को चुनौती देना है। वो कैसे? जरा सोचिए, एक 5वीं कक्षा का बच्चा है जिसे दूसरी कक्षा का गणित नहीं आता। पारंपरिक व्यवस्था में वो पूरे साल 5वीं कक्षा के कठिन गणित के लेक्चर सुनेगा और उसे 0% समझ आएगा। हाँ, उसका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल। टीचिंग एट द राइट लेवल इस व्यवस्था को तोड़ता है। ये बच्चों को उनकी उम्र या कक्षा के हिसाब से नहीं, बल्कि उनके सीखने के स्तर के हिसाब से बांटता है। तो मतलब उस 5वीं के बच्चे को पहले दूसरी कक्षा के कौशल सिखाए जाएंगे ताकि वो अपने वर्तमान स्तर से आगे बढ़ सके। एकदम सही। ये तो बहुत ही तार्किक है। और स्रोतों में निपुण भारत मिशन की जो सफलता की कहानियां हैं वे इस बात को पुष्ट करती हैं, जिसे उत्तर प्रदेश के शिक्षक रवि शर्मा का उदाहरण। हाँ, उनका तरीका बहुत ही अनोखा है। वे बच्चों को गणित सिखाने के लिए गानों और कविताओं का इस्तेमाल करते हैं। बच्चे मजे से गा रहे हैं, 1 2 थैला लो, 3 4 चलो बाजार। ये रट्टा मारने से एकदम अलग है। और मजे की बात यह है कि बच्चे बोर भी नहीं होते। इसके अलावा बच्चे एक दूसरे को भी सिखा रहे हैं, जिसे पीयर ट्यूटरिंग कहा गया है। बिल्कुल। और उड़ीसा का उदाहरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ निपुण भारत के तहत रंग बिरंगी और स्थानीय संदर्भों वाली वर्कबुक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने पढ़ा था कि एक कक्षा 2 की छात्रा अब पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी मातृभाषा उड़िया में कहानियां पढ़ पा रही है। हाँ, क्योंकि जब पाठ्य पुस्तकों में ऐसे चित्र और कहानियां होती हैं जिन्हें बच्चा अपने आसपास देखता है तो कॉग्निटिव लोड कम हो जाता है। मतलब वो अपने परिवेश से जुड़ पाता है। बिल्कुल। और इसमें शिक्षक को सिर्फ ये नहीं बताया जाता कि क्या पढ़ाना है, बल्कि उन्हें विस्तृत लेसन प्लान दिए जाते हैं। इसे स्ट्रक्चर्ड पेडागॉजी कहते हैं। ये सब सुन के तो बहुत उम्मीद जगती है, लेकिन राइस प्रोग्राम के शोध में
इसे प्रभावशीलता के टापू कहा गया है। हाँ, आइलैंड्स ऑफ इफेक्टिवनेस। मतलब एक शानदार शिक्षक ने अपनी क्लास बदल दी या किसी एक जिले में अच्छा काम हो गया, लेकिन इस पूरे विशाल सिस्टम में इन टापुओं को पूरे महाद्वीप में कैसे बदला जाए? यही तो असली चुनौती है। नीति निर्माताओं के लिए वो रोड मैप क्या है जो हमें सिर्फ पैसे खर्च करने से लेकर वास्तविक नतीजों तक ले जाए? इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा यही है। इन सफलताओं को पूरे सिस्टम में लागू करने के लिए विशेषज्ञों ने 3 मुख्य स्तंभों या पिलर्स की पहचान की है, जिन्हें एक साथ काम करना होगा। अच्छा, तो पहला स्तंभ क्या है? पहला स्तंभ है लक्ष्य का निर्धारण। सिस्टम में हर किसी को नीचे से लेकर ऊपर तक पता होना चाहिए कि हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है। जैसे उत्तर प्रदेश का मिशन प्रेरणा। एकदम सही। मिशन प्रेरणा में उन्होंने स्पष्ट प्रेरणा लक्ष्य तय किए, जैसे ग्रेड 2 का बच्चा 20 शब्द प्रति मिनट पढ़ सके। ये कोई धुंधला विजन नहीं है। और शायद इसे व्हाट्सएप वगैरह के जरिए माता पिता तक भी पहुंचाया गया है ना? हाँ, ताकि वे भी शिक्षकों से सही सवाल पूछ सके। और दूसरा स्तंभ क्या है? दूसरा है शैक्षणिक सहायता। सिर्फ लक्ष्य बता देना और शिक्षकों पर दबाव डालना काफी नहीं है। आपको उन्हें वहां तक पहुंचने के साधन भी देने होंगे। मतलब उन्हें सिर्फ आदेश नहीं, टूल्स भी देने होंगे। बिल्कुल। शिक्षकों को अच्छी वर्कबुक्स, स्ट्रक्चर्ड लेसन प्लान और ब्लेंडेड ट्रेनिंग देनी होगी। उन्हें सिर्फ साल में एक बार की वर्कशॉप नहीं, बल्कि क्लासरूम के भीतर लगातार मेंटरिंग की जरूरत होती है। ये समझ में आता है। और तीसरा स्तंभ यकीनन मॉनिटरिंग या निगरानी होगा। हाँ, मॉनिटरिंग। लेकिन मुझे याद है पहले स्कूलों में जो निरीक्षण होते थे, उनमें एक इंस्पेक्टर आता था, प्रिंसिपल के साथ चाय पीता था, हाजिरी का रजिस्टर देखता था, टॉयलेट का दरवाजा चेक करता था और चला जाता था। क्या हम उसी मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वही तो सेलियंस की समस्या थी, जहां सिर्फ दृश्य चीजें मापी जाती थी। अब हमें ऐसी निगरानी चाहिए जो सीखने की प्रक्रिया को मापे। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है? हमारे स्रोतों में तमिलनाडु के TNVN ऐप का एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। TNVN? हाँ, इसका पूरा नाम तमिलनाडु वगुपरई नोक्किन है, जिसका अर्थ ही है कक्षा के भीतर देखना। तो ये ऐप असल में करता क्या है? जब अधिकारी स्कूल जाते हैं तो वे इस ऐप के जरिए ये ट्रैक करते हैं कि कक्षा में असल में शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं, कौन सी पद्धति इस्तेमाल कर रहे हैं और बच्चे उस पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या वे सिर्फ बोर्ड से कॉपी कर रहे हैं या किसी गतिविधि में शामिल हैं? इससे अधिकारियों को पता चलता है कि किन शिक्षकों को किस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है। ये पुरानी पुलिसिंग वाली निगरानी नहीं है, ये एक सपोर्ट सिस्टम है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे शिक्षा का ये संकट पूरी तरह से अदृश्य है, क्योंकि हम अक्सर इमारतों और हाजिरी को ही सफलता मान लेते हैं। हाँ, इनपुट्स बनाम आउटकम्स की समस्या। हमने ये भी समझा कि कैसे ग्लोबल डेटा और स्थानीय हकीकत में टकराव है और कुपोषण या भाषा जैसी संरचनात्मक असमानताएं सीखने पर कितना गहरा असर डालती हैं। और वो कार वाला उदाहरण भी, कि कैसे बच्चे पहले भाषा से लड़ते हैं फिर विषय से। बिल्कुल। लेकिन साथ ही हमने NEP 2020 और निपुण भारत के जरिए कक्षाओं में आ रहे उन व्यावहारिक बदलावों को भी देखा, जहां टॉलर और स्थानीय भाषा के जरिए बच्चे असल में सीख रहे हैं। और मुख्य निष्कर्ष यही है कि जब तक माता-पिता, समाज और राजनेता सीखने को उतनी अहमियत नहीं देते जितनी कि स्कूल की इमारत को, तब तक व्यापक बदलाव मुश्किल है। हमें इस अदृश्य संकट को दृश्य बनाना ही होगा। एकदम सही कहा आपने। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरे और थोड़े उकसाने वाले विचार पर गौर किया जाना चाहिए, जो इन सब बातों से ही निकलता है। बिल्कुल। जरा सोचिए, अगर हमारी शिक्षा प्रणालियां और नीतियां भविष्य में पूरी तरह से इस बात को मापने में सफल हो जाती हैं कि बच्चे ने कितने साल स्कूल में बिताए, की जगह वास्तव में क्या कौशल या स्किल्स हासिल किए, तो भविष्य की नौकरियों का स्वरूप कैसा होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या आने वाले समय में डिग्रियों और कागजी सर्टिफिकेट्स की अहमियत पूरी तरह खत्म हो जाएंगी? क्या केवल बुनियादी दक्षता और काम करने की असल क्षमता ही सफलता की एकमात्र मुद्रा बन जाएंगी? अगर ऐसा होता है तो पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा। अगर ऐसा होता है तो शायद वो एक्सरे मशीन जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी, वो सिर्फ हड्डियां नहीं बल्कि हमारी असल काबिलियत को साफ साफ दिखा पाएगी, जहां कुछ भी धुंधला नहीं होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। आज की इस विस्तृत चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस विषय पर अपनी खोज और सवाल हमेशा जारी रखिए।